Hello friends, good afternoon. So in this video we are going to discuss the boycott and indigenous movements. देखो हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्लास 9th के सोशल साइंस के अंदर नेशनल मोमेंट्स इन इंडिया में ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको हम बहुत से और दूसरे नाम से भी पहचान सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिपॉय म्यूटनी, सिपॉय रिवॉल्ट, सिपॉय SEPOY सिपॉय। ठीक है, यानी सिपॉय यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई सिपाही। ये एक इंग्लिश एक्चुअली ये हिंदी प्लस इंग्लिश टर्म है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द सोल्जर्स, क्योंकि देखो सोल्जर्स को वो सिपाही बोलते थे, सिपॉय बोलते थे, सिपॉय। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रिवॉल्ट था वो सिपॉय रिवॉल्ट के नाम से भी फेमस हुआ। और ये जो रिवॉल्ट है उसको हम म्यूटिनी रिवॉल्ट भी कह सकते हैं। कौन सा रिवॉल्ट? म्यूटिनी, MUTINY, म्यूटिनी रिवॉल्ट। तो उसको हम म्यूटिनी रिवॉल्ट कहें तो भी वही, सिपॉय रिवॉल्ट कहें तो भी वही। ठीक है, तो अब ये जो म्यूटिनी रिवॉल्ट है उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूटिनी रिवॉल्ट? तो म्यूटिनी का मतलब ऐसा होता है when the soldiers in the army they refuse to follow the commands of their high officials or their high officers, when they refuse to follow the commands। जब आर्मी के अंदर सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स, अपने जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं ना, तो वो हाई रैंक ऑफिसर्स के कमांड को मानने से इनकार कर दें, when they refuse to follow their commands, so this is called the mutiny। ठीक है, तो that is what the mutiny revolt is all about। क्योंकि जब देखो क्या हुआ था कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन ओरिजिन। और जैसे कि हमने पता है कि एनफील्ड राइफ़ल के बारे में, कि जब ये एनफील्ड राइफ़ल जो है उसकी कार्ट्रिज को माउथ से खोलना था और उसके ऊपर जो ग्रीस है उसमें ऑयल कौन सा इस्तेमाल किया गया था? काव और पिग का। और इसीलिए जो है बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस एनफील्ड राइफ़ल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और किस तरह से फिर जो है ब्रिटिशर्स के एक जो हाई रैंक ऑफिसर है जिसका मर्डर कर दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, और फिर ये रिवॉल्ट जो है वो शुरू हुआ था। ये रिवॉल्ट वैसे तो एक फ़िक्स डेट पे शुरू होना था, पूरे देश में एक साथ में होना था, लेकिन वो प्रीमेच्योरली यानी कि वो अपने तय वक्त से पहले ही शुरू हो गया। तो तय वक्त से पहले शुरू होने की वजह से उसको एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिल पाई, इसीलिए ये रिवॉल्ट जो है वो फेल गया। अब ये जो रिवॉल्ट है वो शुरू हुआ था कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। और ये जो म्यूटिनी है या फिर ये जो सोल्जर्स थे, ये सोल्जर्स मेरठ से फिर कहाँ पे उन्होंने मार्च करी? दिल्ली तक। दिल्ली गए वो, कानपुर गए वो, लखनऊ गए वो। ठीक है, तो इन सभी जगहों पर, आगरा गए वो, तो इन सभी जगहों पर ये म्यूटिनी, ये सोल्जर्स फैल गए। और जब दिल्ली में पहुँचे ना ये सोल्जर्स, मेरठ को जीतने के बाद, मेरठ पे अपना कब्ज़ा जमाने के बाद, जब ये आर्मी, ये सोल्जर्स दिल्ली गए, तो दिल्ली में जाकर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को कांटेक्ट किया ताकि उनको एक अच्छी और इफ़ेक्टिव लीडरशिप मिल सके। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, दैट यू नो वेरी वेल, कि भाई लेक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप नहीं मिल पाई सही से, और ये प्रीमेच्योरली शुरू हो गया। और उसमें नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसकी कमी थी, क्योंकि उसमें क्या था, एक सेल्फ मोटिव है ना, सेल्फ मोटिव छुपा हुआ था, नेशनलिज्म नहीं था उसमें। कि जितने भी जो तात्या तोपे है, रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, राजा कुंवर सिंह है, तो ये जो है रूलर्स थे जिनको अपना किंगडम वापस चाहिए था। ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग से उनको कोई ज़्यादा कुछ इतना नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए ये सब रीज़न की वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल गया। और जो है एक और रीज़न भी ये भी था कि हमारे जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, तो वेपन्स जो उन्होंने इस्तेमाल कर लिए थे इन सभी जगहों पर, अब ये वेपन्स की कमी उनको होने लगी थी और हमारे पास अच्छे वेपन्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की कमी होने लगी थी। और एक और काम भी हुआ कि भाई जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब ब्रिटेन की क्वीन, ठीक है,
इंग्लैंड की जो क्वीन है उससे मदद मांगी टू रीगेन द पावर अगेन ओवर दिल्ली एंड अदर स्टेट्स। तो वहाँ से एक आर्मी आई, आर्मी नहीं बोलते हैं लेकिन पुलिस फोर्स आई, और उस पुलिस फोर्स ने जो है बिल्कुल लूटना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये जो इंडियन सोल्जर्स ठीक है दिख जाते तो ये आर्मी उनको मार देती, ठीक है, उनको ख़त्म कर देती। तो पूरी तरह से जो है हम कह सकते हैं कि एनार्किज्म आ गया था उस टाइम पे। एनार्किज्म यानी कि देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर एट ऑल, completely haphazard situation became at that time। तो ये सब अच्छा, चलो अभी ये 1857 के बाद और 1905 से पहले इस टाइम में बहुत से बदलाव हुए देश के अंदर। बहुत छोटे बड़े रिवॉल्ट हुए, लेकिन ये रिवॉल्ट हुए तो खरी लेकिन अलग अलग जगहों पर इंडिविजुअली हुए, एक साथ में बड़े पैमाने पर नहीं हुए। इसीलिए हिस्ट्री में जो है इस टाइम पीरियड के अंदर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये टाइम पीरियड जो है वो लगभग ब्लैंक जैसा ही हम समझ लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ हुआ नहीं है। रिवॉल्ट तो उस वक्त भी हो रहे थे, 1857 से लेकर 1905 तक रिवॉल्ट तो उस वक्त इस टाइम दौरान भी हो रहे थे, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा था, कुछ बड़ा नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन बीच में एक चीज़ हुई, तो वो थी 1885 के अंदर नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो है वो फॉर्म्ड हुई, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1885, राइट। तो ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने ऐसा तय किया कि अब हम जो है यूनाइटेडली एक बड़ी फाइट जो है वो ब्रिटिशर्स को देंगे, राइट। लेकिन वो भी एक शांत तरीके से, इन अ वेरी पीसफुल मैनर, राइट। तो सबसे पहली जो है उनकी मीटिंग जो है वो हुई सूरत के अंदर, फर्स्ट सेशन ऑफ INC, ठीक है। और उसके बाद अच्छा हाँ, उस वक्त जो है INC के अंदर कितने डेलीगेट्स थे, तो देयर वर ओनली 72 डेलीगेट्स वर देयर इन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 72 ही मेंबर्स थे उस वक्त। फिर धीरे धीरे जब ये INC बड़ी हुई, जब जैसे जैसे लोग उसके अंदर जुड़ने लगे, ठीक है, तो वैसे वैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर जो है सामने आई, देश के सामने आई, ठीक है। अब ये जो INC है उसमें भी 2 ब्रांचेस जो है वो तैयार हो रही थी, यानी INC के अंदर भी अब जो है वो स्प्लिट होने वाली थी, ठीक है। क्योंकि देखो उसमें जो मेंबर जुड़ने लगे थे, तो उसमें से कई मेंबर जो है वो ऐसा सोचते थे कि अंग्रेज़ों से अब पीसफुल लड़ना कोई मतलब नहीं बनता। अब उनको है ना क्या है कि खून का बदला खून और वायलेंस का मतलब वायलेंस लेना पड़ेगा, यानी कि अगर वो हमें मारते हैं तो हमें भी उनको मारना पड़ेगा। तो ऐसी मेंटालिटी के लोग बहुत सारे थे, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल मेंटालिटी वाले, रेडिकल वायलेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी थी। और उस दौरान जो है INC के जो हम बोलते हैं कि मेन लीडर, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ही केम अक्रॉस विथ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर, ओके, इन अफ्रीका, who successfully led very peaceful we can say non violence सत्याग्रह, है ना, इन अफ्रीका, डरबन, गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में उन्होंने पहले ही सुन के रखा था, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो हम गांधी जी को इंडिया में बुलाते हैं और गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि इस जो है रेवोल्यूशन को या फिर इस लड़ाई को जो है वो लीड करे, ठीक है। तो ऑन हिज इन्विटेशन गांधी जी केम टू इंडिया and Gopal Krishna Gokhale advised him to make the entire tour through India, यानी कि पूरी जो है कंट्री आप घूमो, पहले आप कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको जानो कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोग क्या चाहते हैं, है ना, व्हाट इज़ द माइंड सेट ऑफ द पीपल, राइट। तो ट्राई टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू फैमिलियराइज्ड योर सेल्फ विद द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, कि आप जो है देश की सिचुएशन के बारे में जानकारी लो, तब जाकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको रिवोल्यूशन और किस तरह से आपको फाइट जो है वो देनी है अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो लीडर है, पॉलिटिकल हम कहते हैं कि फादर ऑफ द नेशन नहीं,
क्योंकि फादर ऑफ द नेशन तो गांधी जी को बुलाया जाता है, लेकिन गांधी जी के जो पॉलिटिकल फादर थे, पॉलिटिकल गुरु जिसको बोलते हैं हम, वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे ना, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये आपको बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे बॉयकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये जो बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो क्यों हुई थी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न बिहाइंड बॉयकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट वाज, या फिर बंग भांग मूवमेंट वाज, अब देखो बेटा, उस वक्त है ना बंगाल थे ना, बंगाल वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस इन इंडिया इन दोज डेज। बंगाल जो था वो सबसे बड़ा प्रोविंस था उन दिनों, जिसके अंदर 3 अलग अलग स्टेट एक में ही थे। ठीक है, बंगाल वो खुद, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीन जो है वो एक में ही थे पहले। क्या थे बेटा? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो आज 3 अलग अलग स्टेट है ना, वो उस वक्त एक ही स्टेट था। वो उस वक्त क्या था? एक ही स्टेट था, वो था सिर्फ और सिर्फ बंगाल का, राइट। तो जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो आज 3 अलग अलग स्टेट हैं, पहले वो एक ही स्टेट हुआ करता था। तो अब देखो कि जैसे कि 1857 रिवॉल्ट होने के बाद जिस तरह से देश में एक ऐसी लहर दौड़ चुकी थी, एक ऐसा करंट दौड़ चुका था कि अब देश की जनता को, है ना, द पीपल ऑफ आवर कंट्री, दे बिकेम अवेयर रिगार्डिंग देयर फ्रीडम, है ना। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड ऑलरेडी लाइटेड द कैंडल ऑफ होप, है ना, कि अब लोग जग चुके थे। अब लोगों को पता चल चुका था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा कुछ भला नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हमें लूट कर लेकर जा रहे हैं हमारा खुद का ही पैसा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे बहुत सारी जगहों पर, और हाँ, हुआ क्या कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है फॉर्म होने के बाद बहुत सारी रेवोल्यूशन मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। रेवोल्यूशन मूवमेंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी? बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा तौर पर हो चुकी थी। और इसको थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि देखो INC के अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, ठीक है, और हर धर्म के लोग थे, है ना, सिख, ईसाई, पारसी, फ्रॉम एवरी रिलीजन, फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड, है ना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर कोई जो है वो अब रेवोल्यूशन के बारे में जान चुका था। और इस चीज़ को तोड़ना ज़रूरी था। अगर किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, कि भाई अगर मान लो कि हमें अगर लंबा यहाँ पे रूल करना है तो वी नीड टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ दिस पीपल। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, और बंगाल जो उस वक्त सबसे बड़ा प्रोविंस था, उसकी पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी थी, और ऐसा होता था ना कि बंगाल में जो कुछ भी होता था ना, उसकी इम्पैक्ट वो पूरे देश में होती थी। नॉर्मली उस वक्त कुछ भी करो, अगर मान लो कि बंगाल में अगर ब्रिटिशर्स ने कोई नया रूल्स बनाया है ना, और अगर वहाँ पे फॉलो होता था ना, तो उसकी इम्पैक्ट पूरे देश में तुरंत हो जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए बंगाल को ब्रिटिशर्स ने चुना किस चीज़ के लिए? कि डिवाइड करने के लिए, कि पूरा बंगाल है ना, तो पूरे बंगाल के 2 हिस्से कर दिए जाएँ। ठीक है, बंगाल को क्या कर दिया जाए? 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। तो उसमें जो बंगाल का जो ईस्ट पार्ट है, तो ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल वुड बी मेड कम्प्लीटली, और ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल वुड बी रिसाइडेड, ठीक है, रिसाइडेड बाय द पीपल हु फॉलो द मुस्लिम रिलीजन। और जो वेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, तो वेस्ट पार्ट वुड बी एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द हिंदू पीपल। इस तरह से बंगाल के 2 हिस्से जो है वो कर दिए गए। ठीक है, और ये किसने करा? वाइस रॉय लॉर्ड कर्जॉन ने। किसने करा भाई? वाइस रॉय लॉर्ड कर्जॉन ने, है ना, लॉर्ड कर्जॉन। ये हम कहो गवर्नर जनरल भी कहो, ठीक है, तो वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उस वक्त 1905 के अंदर ये जो टाइम पीरियड चल रहा था ना उस वक्त, तो वाइस रॉय लॉर्ड कर्जॉन ने क्या है, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, इस तरह से ये 2 बंगाल को डिवाइड करने का डिसीजन लिया था। ठीक है,
और एक्चुअली में उसने क्या रीज़न बताया था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंटली चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हम जो बंगाल को चला रहे हैं तो वो अच्छे से और आराम से हो पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ था वाइसरॉय कर्जोन का। मेन इंटेंशन क्या था उनका? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को जो है ना उसको तोड़ना वो उनका मेन मकसद था। ठीक है, तो यहाँ पे बात ऐसी हुई कि भाई अच्छा हाँ, अभी ये वाइसरॉय लॉर्ड कर्जोन है, उसने कौन सी पॉलिसी को अपनाया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को, कि भाई उन दोनों को, यानी ये जो कम्युनिटी है वो दोनों कम्युनिटीज़ की जो यूनिटी है उसको डिवाइड करो, तोड़ो और रूल करो, उन्हीं पर राज करो, उनकी यूनिटी को तोड़कर उन्हीं पर राज करो। ये उनका इंटेंशन था ब्रिटिशर्स का, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जोन का। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो अब हुआ क्या, इसके उसका रिएक्शन क्या आया? देखो उसका रिएक्शन ये आया कि कंपेयर टू, देखो अभी हम सेकंड पैराग्राफ जो है वो समझ लेते हैं। बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो मैंने आपको आगे कहा, बंगाल जो है वो बहुत बड़ा प्रोविंस था। तो चलो, बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल एंड विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो मैंने आपको अभी आगे बता दिया। एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स, बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकेनिंग। वो भी मैंने आपको आगे बता दिया कि बंगाल एक ऐसा पॉइंट था कि वहाँ पे जो भी कुछ होता था ना तो उसकी इम्पैक्ट पूरे देश में होती थी। ठीक है, तो द इम्पैचुअस एंड थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल ओनली। अब देखो हुआ क्या, इन द 1857 रिवॉल्ट हिंदू एंड मुस्लिम्स हैड कलेक्टिवली फॉट द इंग्लिश पीपल। देखो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था ना, तब से लेकर अब तक हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक दूसरे के साथ में जो है रहकर ही लड़े थे और उनकी एकता जो है बहुत बड़ी थी। और इसीलिए इस यूनिटी को तोड़ने के लिए, ठीक है, तो क्या है, ब्रिटिशर्स ने या फिर वाइसरॉय लॉर्ड कर्जोन ने बंगाल का पार्टीशन जो है वो प्लान किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल प्लान किया। तो अब ये देखो ये डिसीजन कब लिया गया? 1899 से लेकर, अच्छा देखो 1899 से लेकर 1905 तक ये पूरा का पूरा क्या है, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जोन का टाइम पीरियड है कि कब वो इंडिया में आया और कब उसने इंडिया छोड़ा। तो 1899 में इंडिया में आए थे वो और 1905 में इंडिया छोड़कर चले गए थे वो। ठीक है, तो डिवाइडेड द वेस्ट प्रोविंस इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, यानी बंगाल को दो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ बंगाल। अब देखो हुआ क्या कि बंगाल के लोगों को ये पार्टीशन बिल्कुल मंजूर नहीं था। ठीक है, व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड ऑन 16th of October 1905, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कल उसकी जो है एनिवर्सरी गई, हम ऐसा कह सकते हैं 16th of October। ठीक है, 16th October 1905 द होल बंगाल ऑब्जर्व्ड द डे एज अ नेशनल मॉर्निंग डे। जब ये डिक्लेयर हुआ ना, तब पूरे बंगाल ने इस दिन को कैसा डे बताया? बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग डे, मॉर्न, नेशनल मॉर्निंग, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख वाला दिन, इस तरह से डिक्लेयर किया। ठीक है, द सेम डे द अनाउंसमेंट अबाउट बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एंड एनकरेजमेंट टू यूज़ इंडिजीनियस गुड्स वॉज मेड। और बेटा उसी दिन जो है बंगाल के अंदर एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी आज बंगाल के अंदर फॉरेन की चीज़ें यूज़ कर रहा है ना, अब उस फॉरेन की चीज़ों को हम क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट का मतलब हम इन फॉरेन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम स्वदेशी गुड्स, यानी कि इंडिजिनस गुड्स जो हमारे इंडिया में हमने बनाई है ना, लोकल, वही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा जो है अनाउंसमेंट किया गया, राइट? नॉट मायरली बंगालीज बट द अदर इंडियंस ऑल्सो बिगेन टू बिलीव दैट दिस डिविजन हैड बीन डन टू कर्टेल द वॉसिफेरस फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो बेटा, ना ही सिर्फ बंगाल के लोग, ना ही सिर्फ बंगाली, लेकिन पूरे देश के अंदर जितने भी जो लोग थे ना, उन लोगों को ये पता चल चुका था कि
ये जो पार्टीशन है वो क्यों किया गया है? इन ऑर्डर टू कर्टेल। कर्टेल का मतलब रोकने के लिए। कर्टेल का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, है ना, टू स्टॉप और टू प्रिवेंट। कर्टेल का मतलब टू प्रिवेंट, है ना, प्रिवेंट करने के लिए। क्या चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? द वॉसिफेरस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जिस तरह से देश के लोगों के अंदर जो क्या है, आज़ादी की जो आग है वो जल चुकी है ना, उस आग को बुझाने के लिए, उसको कम करने के लिए, है ना, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग को कम करने के लिए, है ना, इस पार्टीशन को प्लान किया गया था, ठीक है, बाय वाइसरॉय कर्जोन। एंड this day what happened, that Hindu and Muslims, they tied the rakhis to each other in the entire Bengal to express their unity. एक्चुअली में यूनिटी तोड़ने की बात थी, लेकिन इस दिन क्या हुआ कि मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, दे टाइड राखी ऑन देयर हैंड्स, ऑन द हैंड्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, और इसी तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों को बता दिया कि हम एक हैं, हम यूनाइटेड हैं, हमें तोड़ने की बात मत करना, ठीक है। और इसी तरह से एडॉप्टिंग द इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, यानी कि स्वदेशी गुड्स को अपनाना। हमारे देश में जो बनती है ना चीज़ें, उन्हीं को हम खरीदेंगे। और बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, यानी कि जो फॉरेन की जो चीज़ें हैं ना, उसको हम क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे, नहीं खरीदेंगे। और एडॉप्ट द नेशनल एजुकेशन। हाँ, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खुल चुके थे ना ब्रिटिशर्स के, ठीक है, कोलकाता के अंदर है, मद्रास के अंदर है, बॉम्बे के अंदर है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई थी बाय ब्रिटिशर्स। तो अब ऐसा भी तय हुआ कि अब हम क्या करेंगे? हम अपनी डिग्रीज़ को भी हम वापस दे देंगे, जो हमने इंग्लिश यूनिवर्सिटी से कमाई है, तो हम उसको वापस कर देंगे, ठीक है, रिटर्निंग द टाइटल्स एंड डिग्रीज़। और जो इंग्लिश स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में जो हमारे इंडियन लोग पढ़ते हैं ना, तो वो स्कूल कॉलेजेस में से भी हम अपने बच्चों को निकाल देंगे, या फिर हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है वो किसके विरुद्ध में हुई? इस बंगाल के पार्टीशन के विरुद्ध में हुई, जिसको हम बोलते हैं बंग भांग मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? बंग भांग मूवमेंट, ठीक है। तो ये बंग भांग मूवमेंट जो है वो भी वही है ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो बंगाल है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में ये बंग भांग मूवमेंट को शुरू किया गया था, ठीक है। तो इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट। अच्छा देखो बेटा, जब ये सभी डिसीजन लिए गए ना कि हम स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ उससे, बहुत फ़ायदा, और अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। तो उसमें क्या था? स्वदेशी मोमेंट्स जब शुरू करी गई, वाइल इंग्लिश इंडस्ट्रीज़ वॉज बैडली अफेक्टेड। जबकि हुआ क्या? इंग्लिश इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दे हैड टू इनकर हैवी लॉस ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। तो ड्यू टू द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, द क्लोथ्स फ्रॉम द मैनचेस्टर, इंग्लैंड से जो कपड़ा आ रहा था वो बंद हो गया, ठीक है। शुगर, शूज़, सिगरेट्स, टबैको, ये सभी की सभी चीज़ें जो इम्पोर्ट हो रही थी इंग्लैंड से, ठीक है, वो सब रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। एंड द सेल ऑफ द क्लोथ मेड इन इंडिया इंक्रीज्ड। वो कपड़े जो इंडिया में बनते थे ना, उसका सेल बढ़ गया। फैक्ट्रीज़ फॉर मेकिंग इंडिजिनस गुड्स वर स्टार्टेड। और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो इंडिजिनस गुड्स बनाती थी, यानी कि हमारे देश की लोकल प्रोडक्ट बनाती थी, तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्टार्ट की गई, ठीक है, उस वक्त। द इफेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। और इस मूवमेंट की जो इफेक्ट थी ना, वो इंडिया के बाकी स्टेट में भी उसकी इम्पैक्ट होने लगी। जैसे कि हमने आगे बताया, बंगाल में जो होता था ना, उसकी इफ़ेक्ट या फिर उसकी इम्पैक्ट पूरे देश में होती थी, ठीक है। तो बाकी स्टेट ने भी ऐसा ही करा, जिसमें कौन कौन से स्टेट थे? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, ठीक है। ये सभी के सभी जो है स्टेट में सेम इंडिजिनस मूवमेंट कहो उसको, बंग भांग मूवमेंट कहो उसको, सब सेम है। इंडिजिनस मूवमेंट या फिर बंग भांग मूवमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें शुरू हुई किसके विरोध में? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अपोज में। और इसका जो इको है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो कहाँ तक पहुँचा? तो वो जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँचा, क्योंकि लॉस बहुत हो गया था पैसों का, उसका उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ?
कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जस्ट विद इन 6 ईयर्स, 6 सालों के अंदर, जब ये पार्टीशन किया गया ना 1905 के अंदर, 1905 में है ना, 16 अक्टूबर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, लेकिन 6 सालों के अंदर अंदर 1911 के अंदर द डिवीजन और पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब उसको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया आफ्टर रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट इन इंग्लैंड उनको वापस से इस चीज़ पर सोचना पड़ा। ठीक है, हमने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब हम यूनाइटेडली लड़े ना, एकजुट होकर लड़े, हमने एकजुट होकर लड़ाई दी, हिंदू मुस्लिम्स सभी कम्युनिटी ने। ठीक है, इसीलिए ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली जीत हुई है ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट विक्ट्री एंड वी कैन से दिस इज़ द न्यू अवेकनिंग। ये एक सवेरा था, हमारा नया सवेरा, जो सभी इंडियंस को जो है समझना था इस बात को कि जब अगर हम यूनाइटेडली लड़ेंगे ना, तभी हम जो है बड़ी से बड़ी फाइट जीत पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा आगे नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग के अंदर, बट इन आवर नेक्स्ट कमिंग वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू, गुड बाय।